सभी साथियों का एक बार स्वागत है, अभिनंदन है स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम लोग एक बार लाइव आ चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो आपकी एमसीक्यू क्लास है, जिसमें हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। जैसे मैंने आपसे कल लोगों से एक बात कही थी कि जो हमारा एमसीक्यू क्लास का जो लाइव टेलीकास्ट होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैसे हम लोग जो है मॉर्निंग में 10 बजे इसको करते थे, लेकिन ये जो है वो अब इवनिंग में शाम को 10 बजे हुआ करेगा। मतलब 10 बजे इसको हम अपलोड किया करेंगे, 10 या 11 बजे की टाइम। आज 10 बजे क्लास हो रही है, तो आपके लिए प्रॉपर टाइम रहेगा, क्योंकि सुबह जो होता है बहुत सारे लोग लाइव क्लास नहीं ले पाते, और बाद में हो सकता है उन्हें टाइम मिलता हो ना मिलता हो, बट मिलता होगा तो देख लेते होंगे। और बट मिलता भी है लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो इसलिए आपके लिए हम लोग जो क्लास का टाइम है वो अब शाम को ही रखेंगे। मतलब आज से हम लोगों ने शाम को ही स्टार्ट कर दिया है, और आज से आपकी पहली क्लास जो है वो डेली हुआ करेगी। ठीक है, तो एमसीक्यू का हमने आपसे कहा था कि इसका चेंज कर देंगे। करंट अफेयर के पोर्शन में अभी थोड़ा सा विचार चल रहा है कि इसका टाइम क्या रहेगा, उसके बारे में जल्द आपको हम सूचना देंगे। और हमने कहा था कि शायद अगले वीक से हम लोग स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आज से आपकी जो एमसीक्यू क्लास होती है ज्योग्राफी की, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्लास आपसे स्टार्ट हो चुकी है। तो आपकी फटाफट यही टाइमिंग रहेगा 10 PM। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वहां जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियो की, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर ए कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती हैं? खरीफ और रबी की फसलें मुख्यतः किस मौसम में उगाई जाती है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। पढ़िए। सर्दी और बरसात में, गर्मी और बरसात में, बरसात और सर्दी में, बसंत या गर्मी में। तो रबी की ये खरीफ और रबी दोनों की बात कर रहा है। तो जो खरीफ की और उगाने की बात हो रही है, तो इसका मतलब है जो खरीफ की फसलें होती हैं वो वर्षा से आने से पहले यानी बरसात में उगाई जाती हैं, और जो रबी की फसलें होती हैं वो दिवाली के आसपास यानी सर्दी की जब शुरुआत होती है, विंटर की जब शुरुआत होती है, तब इसको हम उगाते हैं। तो रैनी और विंटर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहां क्लियर कर देता हूं, फसलों से रिलेटेड है। फसलें 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की फसलें हैं। पहली फसलें कहलाती हैं रबी, उसके बाद जायद, और इसके बाद खरीफ। क्रम से याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, खरीफ। ठीक, तो जो रबी की फसलें होती हैं ये सर्दी के प्रारंभ में यानी सर्दी के प्रारंभ में बोई जाती हैं। सर्दी के प्रारंभ में बोई जाती हैं यानी सर्दी शुरुआत होगी, और ये गर्मी के प्रारंभ में यानी जब गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो उसके प्रारंभ में काट ली जाती हैं। जायद की फसलें इसी समय में उगाई जाती हैं यानी जब गर्मी प्रारंभ होती है और बरसात का महीना प्रारंभ होता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जब गर्मी प्रारंभ होती है और गर्मी के बाद जो है जैसे ही गर्मी समाप्त होती है, यानी गर्मी समाप्त कह दो, तब ये आपकी जायद की फसलें होती हैं। सबसे कम समय इन्हीं का होता है, सबसे ज्यादा रबी का। और खरीफ की फसलें तब होती हैं जब वर्षा यानी वर्षा का मौसम प्रारंभ होता है और सर्दी का मौसम प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर ले सकते हैं, इसके महीनों के आधार पर भी याद कर सकते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बरसात या सर्दी। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हर प्रश्न के लिए आपको 2 का टाइम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी थी, वही लिखा हुआ था, हालांकि इसलिए मैंने नहीं समझाया। तो हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 2 मिनट का मतलब लगभग 10 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। 20 सेकंड में आप आंसर देते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से जुताई किसकी प्रक्रिया है? यानी टिलिंग इन द प्रोसेस ऑफ द विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, जुताई किसकी प्रक्रिया है? मिट्टी को ढीला करना और पलटना। ठीक है, मिट्टी को ढीला करना यानी लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। पौधों की कटाई करना। ठीक है, बीज की बुवाई करना और खेतों की सिंचाई करना। ये सारे शब्द हैं, बता रहा है कि किससे संबंधित है। बताइए आंसर।
दूसरे को आंसर क्या होगा, जुताई का मतलब क्या है, जब हम खेत को खोदते हैं तो खोदने की प्रक्रिया, या कह सकते हैं खोदने की प्रक्रिया को हम सामान्यतः कहते हैं मिट्टी को ढीला करना, मिट्टी को ढीला करना और पलटना, यानी खोदना और फिर उसको दोबारा उसके ऊपर डाल देना। कटाई एक अलग प्रक्रिया है, जब फसलें पक जाती हैं तो हम कटाई करते हैं यानी हार्वेस्टिंग करते हैं। और बुवाई का मतलब होता है सोइंग। सोइंग का मतलब क्या है कि बीज बोना, जब हम किसी भी फसल को उगाते हैं, जैसे गेहूं को उगाते हैं तो गेहूं के बीज बोते हैं। और खेतों की सिंचाई का मतलब है क्या है कि खेतों में जो फसलें खड़ी हैं या खेतों में जो बीज डाले हैं उनसे पहले हम खेतों में जो पानी देंगे उससे सिंचाई कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पहला वाला होगा यानी ए, मिट्टी को ढीला करना और पलटना। तो जल्दी से हम लोग थोड़ी सी इसकी व्याख्या ले लेते हैं। मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ठीक है, यह हल्का यानी हल का प्रयोग करके किया जाता है। इसे लकड़ी या लोहे के बने होते हैं, लेकिन आज के समय में ये हल अब लकड़ी और लोहे के तो बने होते हैं, लेकिन लकड़ी के कोई भी हल नहीं आते, सारे लोहे के आते हैं। और लोहे के हलों की भी अलग अलग परिभाषा होती है। और ज्यादातर आप बैलों का भी प्रयोग नहीं करते हम ज्यादातर हल का प्रयोग लोहे के बने उपकरण में करते हैं। और जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, जो आधुनिक प्रणालियां हैं, उसके माध्यम से ही जुताई करने का काम करते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। उन दो विधियों के नाम बताइए जिनके द्वारा पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन इन, ठीक है, क्या है, नेम टू मेथड्स बाय विच इट इज यूज्ड रिप्लेसिंग द सोल विद द न्यूट्रिशंस। ठीक है, मतलब ऐसे के दो तत्वों के नाम बताइए या उन दो विधियों के नाम बताइए जिनके द्वारा पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या, मृदा ड्रिलिंग और फसल रोटेशन। ठीक है, फसल रोटेशन और खाद का प्रयोग, खाद और ड्रिपिंग का प्रयोग, खाद और बीज ड्रिल का प्रयोग। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फसल रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि फसलों को बार बार बोना। जैसे अगर इसी सीजन में रवि की सीजन है तो रवि की सीजन में मोस्टली हम लोग गेहूं बोते हैं, तो हमने मान लीजिए गेहूं की जगह पर क्या कोई दूसरी फसल उगा ली, जैसे सरसों हो सकता है, जैसे आलू हो सकता है, तो हमने वो फसल को लगा ली, मटर हो सकता है। तो हम एक ही फसल चक्र के नियमों का पालन करते रहें। और फसल चक्र का मतलब ही होता है कि फसलों को रोटेट करना। और किसका प्रयोग करना, खाद का प्रयोग करना। तो फसल रोटेशन और खाद का प्रयोग यानी क्रॉप रोटेशन एंड यूज ऑफ द मैन्योर। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आंसर बी है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कैसे। खाद के उपयोग से मिट्टी की बनावट के साथ साथ उसकी जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है। यह मिट्टी को पोषक तत्वों से भर देता है। मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने का दूसरा तरीका है फसल चक्र। तो एक तो ये तरीका हो गया, खाद का प्रयोग करें तो भी मिट्टी का उपयोग हो सकता है। ठीक है, और दूसरा मिट्टी को पोषक तत्व देने के लिए क्या करते हैं, हम फसल चक्र के नियमों का पालन करते हैं। मैं बता चुका हूं फसल चक्र का मतलब क्या है कि फसल को बदल बदल कर समय समय पर बोना, यानी एक ही फसल को एक ही फसल प्रणाली का उपयोग नहीं करना है। अगर गेहूं की है तो अगली बार उसमें कोई दूसरी फसल लगाइए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष में लाल क्रांति की शुरुआत हुई। बताइए, इन विच द फॉलोइंग ईयर्स रेड रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड। क्या आंसर होगा, 1950, 1980, 1999 या 2000। तो इसका आंसर होगा 1980। 1980। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं जल्दी से। लाल क्रांति, जो लाल क्रांति है वो मांस से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, मांस से। ठीक है, तो लाल क्रांति मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1980 में मानी जाती है। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। लाल क्रांति के जनक कौन माने गए हैं, विशाल तिवारी हैं। लेकिन भारत में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो सभी किसके आधार पर हुई हैं, वो सभी मुख्यतः फसल चक्र के या फसल के प्रमुख जो संपादक हैं, जो भारत से ज्यादातर बीज को ले आए थे भारत में, उन्होंने फसलों का एक तरीके से बेहतरीकरण किया। उनका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन ही भारत में फसलों के विविध प्रक्रियाओं के जनक माने जाते हैं और कहा जाता है यही सबसे मेन है। ठीक है, तो आंसर जल्दी से आप लोग इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे बहुत सारी क्रांतियां, एक क्रांति नहीं, जैसे दुग्ध क्रांति, ठीक है, दूध से रिलेटेड है। इसके अलावा नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति, ठीक है, वो उसके अलावा सफेद क्रांति अंडे से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा सुनहरी क्रांति। ठीक है, तो कई सारी क्रांतियां हुई हैं भारत में। तो उसी में से लाल क्रांति, वैसे आपने लाल क्रांति ज्यादातर टमाटर में पड़ी होगी लेकिन मांस में भी आती है।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, लीवर सिस्टम और ढेगली निम्नलिखित में से किसके पारंपरिक तरीके हैं? लीवर सिस्टम एंड ढेगली आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग? खेती के, बुवाई के, कटाई के, सिंचाई के, बताइए। क्या आंसर होगा? तो ये सारे जो प्रयोग किए जाते हैं सिंचाई के लिए किए जाते हैं। किसके लिए? सिंचाई के लिए किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। देखिए, सिंचाई की पारंपरिक विधियां खाई, जिसे हम चरखी प्रणाली भी कहते हैं, चेन पंप, ठीक, ढेकली और राहत, ये सभी, जिसे लीवर प्रणाली भी कहते हैं, ये सभी एक तरीके की सिंचाई की पारंपरिक विधियां हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई का उपयोग करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये पॉइंट, ठीक है। तो ये सभी प्राचीन पद्धतियां हैं जिनका यूज हम तब करते थे जब हम लोग नदियों से या नहरों से पानी कृषि के लिए लेते थे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए। तो ये दो तीन पद्धतियां हैं सिंचाई की, और इनको पारंपरिक या प्राचीन विधियां भी कहते हैं, जो आपके सामने लिखी हैं। आप इन लोगों को, सभी लोगों को याद करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने इस तरीके से पढ़ेंगे। पहला, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया था? यानी भोपाल में खोला गया, इंफॉल में खोला गया, कोलकाता में खोला गया, पुणे में खोला गया। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 4 शहर हैं, इनमें से एक शहर का आंसर है भोपाल, इंफॉल, कोलकाता और पुणे, ठीक है। तो देखिए, पूछ रहा है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, इसका मतलब इससे पहले कोई निर्यात के लिए सुविधा केंद्र नहीं था। तो ये दरअसल में महाराष्ट्र सरकार के आधार पर खोला गया, और ये खोला गया था पुणे में। कहां? पुणे में, यानी महाराष्ट्र ही केवल पुणे में पड़ेगा, ये बाकी सारे राज्य अलग अलग शहर अलग अलग स्टेट में आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसकी व्याख्या ले लेते हैं। देखिए, मराठा चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने कृषि वित्त निकाय नाबार्ड के साथ एक साझेदारी की, ताकि क्षेत्र से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों का पालन करने के लिए पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खुला, ठीक है। तो भारत का यह पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया। किसके सहयोग से शुरू किया गया, एक बार देखते हैं। मराठा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये पूरा नाम एक ही है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मराठा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ने कृषि वित्त निकाय नाबार्ड के साथ। तो देखिए, नाबार्ड एक संस्था है, कृषि संस्था। नाबार्ड है एक कृषि संस्था, भारत सरकार की संस्था है, और दरअसल में इसे कहते हैं कृषि बैंक। ये देश का कृषि बैंक है जो भारत सरकार के अंडर में काम करता है। कैसा बैंक है? सार्वजनिक बैंक है। कैसा बैंक है? सार्वजनिक बैंक है, ठीक, नाबार्ड, ठीक। और इसको हम कहते हैं भारतीय कृषि विकास बैंक। ये दरअसल में जितने भी भारत की संस्थाएं हैं जो कृषि लोन देती हैं, जो कृषि ऋण देती हैं, उसके लिए नाबार्ड काम करता है। और आपने बहुत सारे भारत में ग्रामीण बैंक देखे होंगे जो आरआरबी टाइप के होते हैं, जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक, ठीक। इसके अलावा आपने देखा होगा पंजाब ग्रामीण बैंक, इसके अलावा उज्ज्वला ग्रामीण बैंक, सहकारी ग्रामीण बैंक। जितने भी ग्रामीण बैंक होते हैं, उन सभी ग्रामीण बैंकों को लोन देना, उन सभी ग्रामीण बैंकों को पैसा देना, उन सभी ग्रामीण बैंकों के लिए नोट छापने का काम ये सब नाबार्ड करता है। लेकिन नाबार्ड अपनी रिपोर्ट देता है आरबीआई को, मतलब आरबीआई का एक और सूचक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए स्पेशली काम करता है, उसका नाम नाबार्ड है, जिसकी स्थापना मुख्यतः आरबीआई की गाइडलाइन में हुई थी 1992 में। 1992 में भारत का एक संवैधानिक संस्थान खोला गया जो कृषि ऋण के लिए खोला गया था, जिसका नाम नाबार्ड है। तो नाबार्ड के आधार पर ही संस्था खुली थी जिसका नाम है कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। कहां खुला था? पुणे में, महाराष्ट्र में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 6 का, जल्दी से इसका आंसर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो देखिए, हम अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। अब 7वां प्रश्न है बाजरा नहीं है, सफेद मटर है, क्योंकि ज्वार के साथ मोस्टली बाजरा शब्द का यूज होता है। ज्वार और सफेद मटर क्रमशः निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये दोनों, यानी दोनों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। अनाज बाजरा, ठीक,
बाजरा, धान, अनाज, दालें, बाजरा, दालें। ठीक, मतलब इसका संबंध किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको पॉइंट याद रखना है कि जो ज्वार है, मक्का है, गेहूं है, ठीक है, जितनी भी चीजें जिनका हम प्रयोग खाद्यान्न के लिए करते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम ज्यादातर रोटी बनाने के लिए भी करते हैं, लेकिन आज के समय में ज्यादातर रोटी हम केवल अब गेहूं की खाते हैं, क्योंकि बाकी फसलों का महत्व तो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। तो ये सभी फसलें जो बड़ी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, और सभी खाद्यान्न फसलें कैसी फसलें कहलाती हैं? अनाज वाली फसलें। तो इसका मतलब एक तो हमारा कंफर्म हो गया क्या? अनाज। अब अनाज ये भी है, अनाज ये भी है। दूसरा आपका आता है सफेद मटर। अब मटर का यूज हम ज्यादातर खाने में भी करते हैं, वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन मटर का मेनली प्रयोग होता है दालों में, यानी ये आपकी दलहन फसल है। तो इसका मतलब आंसर ये वाला गलत हो गया। सही आंसर क्या है? अनाज एवं दालें, यानी जिसे हम कहते हैं केरल्स एंड पल्स। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी मैंने व्याख्या भी दी है, थोड़ा सा उसको भी पढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखिए, अनाज परिवार से संबंधित अनाज हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर मात्रा पाए जाते हैं, जैसे ज्वार है, राई है, जौ है, गेहूं भी हो सकता है, इसमें गेहूं नहीं लिखा है। ठीक, दलहन एक प्रकार की फलीदार फसलें हैं जो केवल सूखे बीजों के रूप में भी काटी जाती हैं। उदाहरण चना, लाल राजमा, मसूर, सफेद मटर, हरी फलियां। इसके अलावा जितने भी और दलहन है वो सारे यहां जोड़ सकते हैं। तो एक का आंसर है दलहन और एक का आंसर है तिलहन। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे दलहन फसलें, तिलहन फसलें। ठीक है, इसके अलावा खाद्यान्न फसलें, इसके अलावा मोटे अनाज वाली फसलें, इसके अलावा व्यापारिक फसलें, रेशेदार फसलें, कृत्रिम फसलें। तो कई प्रकार की फसलें हैं, बागानी फसलें, जिनका हम यूज जो है कृषि के अपने टॉपिक में करेंगे जब हम कृषि का टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 7 का सी। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न आगे की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्चिंग की एक विधि है। मल्चिंग इज द मेथड ऑफ, किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, लेकिन आपको आंसर लगाना है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, खेती यानी कल्टीवेशन, मृदा संरक्षण, सॉइल कन्वर्सेशन, और भूमि संरक्षण यानी लैंड कन्वर्सेशन। बताइए क्या आंसर है? मल्चिंग की एक विधि है या इसका संबंध किससे है? तो जल संसाधन से संबंध है, खेती से संबंध है, मृदा संरक्षण से संबंध है, भूमि संरक्षण से संबंध है। तो इसका आंसर है एक तरीके से ये मृदा संरक्षण से संबंधित है, यानी वैसे ओवरऑल तो खेती से ही है। हालांकि ये जो विकल्प है ये भी आपका सही हो सकता है, लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि खेती में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। खेती में आपका मृदा संरक्षण भी आता है, खेती में भूमि संरक्षण भी आ सकता है, खेती में जल संरक्षण भी आ सकता है, क्योंकि अगर उचित पानी खेती में नहीं मिलेगा तो फसलें नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। सी, तो देखिए मृदा संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं, जैसे मल्चिंग, कंटूर वेरियर, टेरेस फार्मिंग आदि। ठीक है, तो ये है क्या जरा देखते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए व्याख्या डाल रखी है। मल्चिंग, पौधों के बीच के नंगे जमीन को पुआल जैसे, ठीक है, यानी पौधे के बीच जो नंगे जमीन के पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थ की वह परत जो ढक दी जाती है वही कहलाती है मल्चिंग। यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करती है। इसका मतलब क्या है? एक लाइन में हम ऐसे कह सकते हैं, ये सिंचाई की वह विधि है जिसमें पानी के द्वारा पौधों की जड़ों को सिंचित किया जाता है, सींचा जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? मुख्यतः मल्चिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो मृदा संरक्षण से रिलेटेड कुछ विधियां हैं, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, इससे मृदा संरक्षण भी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 8, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। पहले पढ़ेंगे, बताइए आंसर। ह्यूमस मृदा में किस प्रकार का घटक है? ह्यूमस मृदा में किस प्रकार का घटक है? आप सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमस वह चीज प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, मिट्टी में जो मुख्यतः उर्वरा शक्ति का मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ऐसे पोषक तत्व जो मिट्टी को उपयोगी बनाते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमस। और जितनी ज्यादा किसी मिट्टी में ह्यूमस होगी वो मिट्टी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न जरा देख लेते हैं, ह्यूमस मृदा में किस प्रकार का घटक है? ह्यूमस में पोषक तत्व होते हैं, सड़ते हुए मृत पदार्थ होते हैं, लोम होते हैं, ग्रेवल होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या? आंसर इसका क्या आंसर हो सकता है? ठीक है, देखिए वैसे तो पोषक तत्व भी अपने आप में सही है, अब लोम और ग्रेवल का यहां कोई मतलब नहीं। ठीक, अब दो आंसर है, एक तो पोषक तत्व तो होंगे होंगे और दूसरा सड़ते हुए मृत पदार्थ। तो
जो ह्यूमस होती है उसमें सड़ते हुए मृत पदार्थ ही होते हैं, और सड़ते हुए मृत पदार्थ का मतलब क्या है कि मिट्टी के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो जमीन के नीचे धीरे धीरे मुख्यतः एक तरीके से ग्रहण कर लेती जाती हैं, संरक्षित कर ली जाती हैं। जो भी चीज हम सड़ी गली चीज डालते हैं पृथ्वी के नीचे वो सब ऑब्जर्व हो जाती है पृथ्वी की नीचे परतों में। तो ऐसी कंडीशन में सड़े हुए जो पदार्थ होते हैं उन्हीं से मिट्टी को ह्यूमस मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है, लेकिन ये तब सही होता जब ये वाला विकल्प नहीं होता, तो इसलिए हम ये वाला गलत करेंगे, सही करेंगे सड़ते हुए मृत पदार्थ। ठीक है, यानी बी वाला सही है, ये गलत कर देंगे। ठीक है, तो चलते चलिए कैसे हैं, थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं इसकी। मिट्टी में सड़ने वाले मृत पदार्थ को, मिट्टी में सड़ने वाले मृत पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। ठीक, ह्यूमस पोषक तत्वों में भरपूर होता है। ठीक है, जो पौधों के विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह मिट्टी को झरझरा बनाता है। झरझरा का मतलब क्या होता है, मिट्टी में दाने बनाता है। दानों का मतलब भी आप कैसे कह सकते हैं कि मिट्टी को एक तरीके से उपयोगी बनाता है। ठीक है, जिससे इसकी हवा और पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और कोई भी मिट्टी अगर नमी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, कोई भी मिट्टी अगर एयर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, तो मिट्टी उपयोगी हो ही नहीं सकती। और अब वो मिट्टी उपयोगी नहीं हो सकती तो हम कह सकते हैं उस मिट्टी में उर्वरा नहीं होगा, और जो उर्वरा नहीं होगा तो उसमें ह्यूमस होने की संभावना नहीं है। अब मान के चलिए अगर किसी दलदले स्थान पर कुछ दबे या मृत पदार्थ जो है पड़े हैं और मिट्टी वहां की ऊपरी परत से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में उस क्षेत्र की मिट्टी, निचली मिट्टी उपयोगी कृषि के लिए कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आप कभी भी देखिएगा किसी भी अगर खेत में किसी भी सूखी भूमि पर अगर कोई भी पानी का क्षेत्र है वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व होता है, तो हम कह देते हैं कि ये मिट्टी बहुत उपयोगी है क्योंकि उसने उस नमी को ऑब्जर्व करने का काम किया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नमे का बी। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखते हैं, बताइए 10वें प्रश्न का आंसर है मृदा प्रोफाइल की ए क्षितिज परत को, मृदा प्रोफाइल की ए क्षितिज परत को भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मध्य मिट्टी, शीर्ष मिट्टी, आधारशिला, नीचे की मिट्टी। बताइए आंसर क्या हो सकता है इसकी। ठीक है, मृदा प्रोफाइल की क्षितिज परत को, क्षितिज परत का मतलब ऊपरी परत को, बताइए आंसर। तो इसका आंसर है शीर्ष मिट्टी। तो मृदा प्रोफाइल की जो क्षितिज है यानी ऊपरी मिट्टी है उसको कहते हैं शीर्ष मिट्टी, टॉप सोल। ठीक, कैसे है जरा देख लेते हैं। ऊपर वाली क्षितिज आमतौर पर गहरे रंग की होती है, गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। इनमें ह्यूमस भी होता है, खनिज भी होती है। यह परत आमतौर पर नरम, झरझरी होती है और अधिक पानी रोक सकती है। इसे शीर्ष मृदा या क्षितिज कहते हैं, या क्षितिज ए कहते हैं। ए इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ऊपरी है। ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया ए। मध्य वाली को बी कहते हैं और जो सबसे निचली है उसको सी कहते हैं, तो इसलिए इसके नाम ए बी सी करके दे दिए। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब अगला है बी क्षितिज। तो बी क्षितिज या मृदा प्रोफाइल की मध्य परत किसमें समृद्ध है, ह्यूमस में, मिट्टी में, खनिज में, चट्टान में। बताइए आंसर 11वें का। बताइए 11 का। तो इसका आंसर है जो बी परत है, जो मध्य भाग है, जिसे हम मिट्टी का मध्य भाग भी कहते हैं, उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स या खनिज पाए जाते हैं। कैसे जरा देखते हैं। ए क्षितिज के बाद, यानी ए क्षितिज हमने 10वें में पढ़ा था, ए क्षितिज के बाद मिट्टी की अगली परत में ह्यूमस की मात्रा कम, ह्यूमस की मात्रा कम लेकिन खनिजों की अधिक मात्रा होती है। याद रखिएगा, जो मिट्टी की ए क्षितिज परत है उसमें खनिज तो ज्यादा होते हैं, उसमें ह्यूमस ज्यादा होती है, लेकिन जो बी परत है उसमें ह्यूमस कम हो जाता है, लेकिन यहाँ खनिज अच्छा है, यानी यहाँ खनिजों की मात्रा अधिक है। यह परत आमतौर पर कठिन और अधिक कॉम्पैक्ट होती है। इसे बी क्षितिज परत या मध्य परत के नाम से जानते हैं, या मध्य मिट्टी परत के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब 10वें का भाग जो था वो 11वें में था। 12वां क्वेश्चन देखिए, चक हाओ किस राज्य का काला चावल है। चक हाओ, ठीक, तो चक हाओ इज द ब्लैक राइस ऑफ द विच स्टेट। तो चक राहो जो है वो मणिपुर का है, मणिपुर का है। कैसे है जरा देखते हैं। चक हाओ मणिपुर का काला चावल है, इसको काला चावल कहते हैं। इसे हाल में ही जीआई टैग मिला है, जीआई टैग इसे मिला है।
जीआई टैग मिला है। रेशेदार चोकर परत और उच्च कच्चे फाइबर सामग्री की उपस्थिति के कारण यह चावल 40 से 45 मिनट का सबसे लंबा खाना पकने वाला समय लेता है। मतलब ऐसे मान लीजिए ये चकहाव मणिपुर का चावल है, और मणिपुर का चावल है वो भी इसे काले रंग का पाया जाता है। इसे हाल में ही टैग मिला है जिसका नाम दिया गया जीआई रेशेदार चोके। ये जो आपका चावल है ये रेशेदार है, ठीक है, परतों से गिरा है, और इसमें उच्च कच्चे फाइबर, इसमें फाइबर की सामग्रियां काफी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। और ये चावल पकने में लगभग 40 से 45 मिनट का समय लेता है। आप अनुमान लगाइए 40 मिनट में तो दाल पककर तैयार हो जाएगी, ये 40 से 45 मिनट चावल पकने में लेता है। तो ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ज्यादा पकने में लेने वाला, यानी पकाने में इसको सबसे ज्यादा समय लगने वाला चावल है। तो याद रखिएगा इस चावल का नाम है चकहाव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न। दोमट मिट्टी के संबंध में, किसकी? दोमट मिट्टी के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग रेस्पेक्ट टू लोमी सोल? ठीक है, क्या गलत है बताइए, आंसर बताइए। क्या आंसर है? ठीक, देखिए इसमें रेत और मिट्टी होती है, दोमट में रेत और मिट्टी होती है, तो इसमें रेत और मिट्टी नहीं होती। रेत और मिट्टी जो होती है वो मरुस्थलीय मिट्टी में होती है। ये बढ़ते पौधों के लिए सबसे खराब ऊपरी मिट्टी है, ये बढ़ते पौधों के लिए सबसे खराब मिट्टी है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा ये होता है इनमें, इसमें ह्यूमस होता है तो इसमें ह्यूमस नहीं होता, इसमें गाद होती है, इसमें गाद भी नहीं होता, ठीक। तो ये तो होते नहीं है, तो यही आंसर है, ये बढ़ते पौधों के लिए सबसे खराब ऊपरी मिट्टी है, ठीक है। तो ये याद रखना कैसे है जरा देख लेते हैं। पौधे उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी को दोमट होती है। दोमट मिट्टी रेत मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टी की कण का मिश्रण है, इसे गाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सिल्ट रिवर बेड्स में जमा के रूप में होता है। गाद के काड़ों का आकार बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के बीच होता है। दोमट मिट्टियों में हुमस भी होता है। इसमें पौधों की वृद्धि के लिए सही जलधारा क्षमता होती है। एक मिनट जरा, मैंने कुछ नहीं है गलत कठिन धारा, हाँ इसमें तो सारी चीजें हैं, तो इसमें हालांकि रेत इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको हाँ समझ के लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका बी वाला लगाएंगे तो ना समझ के, इसमें ह्यूमस भी होता है, ठीक है, और गाद भी होता है, और रेत और मिट्टी भी होती है, ठीक। लेकिन प्योर जो रेत और मिट्टी होती है वो मरुस्थली में होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न आंसर वही रहेगा। तो 13वां मैंने आपको समझा दिया था, अब 14 में पा जाते हैं। अंगूर की खेती और मछली पालन क्रमशः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंगूर की खेती और मछली पालन, ककड़ी और रेशम की खेती, अंगूर मछली पालन, अनानास पास। अब यार सीधा सीधा इसमें तो नाम ही है भाई मछली पालन है, तो अंगूर की खेती इसका मतलब बी, ठीक है, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 15वां, भारत के एकमात्र जैविक राज्य का नाम, एकमात्र जैविक राज्य का नाम, जैविक का मतलब जिसमें ऑर्गेनिक खेती होती है, वो खेती जिसमें हम ट्रेडिशनल मेथड का उपयोग करते हैं, बताइए। हिमाचल है, उड़ीसा है, सिक्किम है, या मणिपुर है? तो इसका आंसर है सिक्किम। यहां ट्रेडिशन खेती होती है, कैसे होती है जरा देखते हैं, पढ़ेंगे एक बार। सिक्किम एकमात्र भारतीय राज्य है जहां अब तक पूरी तरीके से जैविक खेती होती है। सिक्किम में सभी खेती सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना ही की जाती है। मतलब इसमें हम रासायनिक खादों का प्रयोग वगैरह नहीं करते, जो सुरक्षित भोजन विकल्पों तक पहुंच प्रदान करती है, कृषि को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाता है, ठीक है। तो जो जैविक खेती होती है उसमें कोई भी रासायनिक अवयव नहीं होता, इसमें यूरिया नहीं होती, इसमें डीएपी नहीं होती, जो किसी भी तरीके से फसल को खराब पहुंचाए, और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, क्योंकि हम परंपरागत विधि के आधार पर ही इसका उपयोग करते हैं। इसमें गोबर की खाद वगैरह जो है वो खाद के रूप में हम लगाते हैं, तो ये खाने में भी अच्छी होगी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये फसलें बहुत बढ़िया होंगी, और इनसे हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, और रेट भी हमें सस्ते पड़ेंगे, ठीक है। तो जैविक खेती वाला एक राज्य सिक्किम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 कुछ इस प्रकार का है। निर्वाह खेती को गहन प्रवाह में वर्गीकृत किया जाता है। निर्वाह खेती को गहन प्रवाह खेती में वर्गीकृत किया जाता है। आदिम निर्वाह, माध्यमिक निर्वाह, कम निर्वाह और प्रारंभिक निर्वाह, ठीक है। तो निर्वाह खेती को गहन निर्वाह और किसमें वर्गीकृत किया जाता है? निर्वाह खेती का मतलब होता है निर्वाहन करने वाली, और गहन निर्वाह का मतलब होता है कि जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के लिए काफी सीरियस रहे, गहन रहे, ठीक है। और कह रहा है में वर्गीकृत किया जाता है। तो गहन निर्वाह कौन करता है? आदिम निर्वाह करते हैं, माध्यमिक निर्वाह करते हैं, कम निर्वाह करते हैं। कम का मतलब नहीं है, ठीक है,
और माध्यमिक का भी मतलब नहीं है। प्रारंभिक निर्वाह तो प्रारंभिक नहीं है, आदिम निर्वाह, आदिम निर्वाह, ठीक है। तो कैसे जरा देखते हैं। तो आदिम निर्वाह यानी निर्वाह खेती इस प्रकार की खेती है जो किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। परंपरागत रूप से छोटे उत्पादन पर उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी और घरेलू श्रम को निम्न स्तर पर उपयोग किया जाता है। निर्वाह खेती को आगे गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह खेती के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यही वाला आंसर था जो मैंने बताया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, झूम खेती किस प्रकार की खेती का उदाहरण है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फार्मिंग? ठीक, झूम खेती यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक, गहन निर्वाह, मिश्रित खेती, वाणिज्य खेती या आदिम प्रभाव? बताइए। बताइए क्या आंसर होगा। तो ये भी आपका आदिम प्रभाव है यानी आदिम निर्वाह है। ठीक है, कैसे जरा देख लेते हैं। इसका यूज ज्यादातर एमपी एरिया में किया जाता है। आदिम निर्वाह कृषि में झूम खेतु और खानाबदोश पशुपालन शामिल है। झूम खेतु अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्वी भारत के घने घने जंगलों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो ज्यादातर ये उन इलाकों में पाई जाती है भारत में। इसके अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी हिमालय के कुछ क्षेत्रों में और प्रायद्वीपीय कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18वां क्वेश्चन, काला नमक किस फसल की किस्म है? काला नमक किस फसल की किस्म है? काला नमक इज ए वेरिएंट ऑफ विच क्रॉप? ये गेहूं की है, चावल की है, मक्का की है, बाजरा की है? बताइए। तो ये चावल की है। कैसे जरा देख लेते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। काला नमक को बुद्ध का महाप्रसाद यानी भगवान बुद्ध की भेंट के नाम से जाना जाता है। काला नमक चावल को बुद्ध चावल के रूप में भी पुनः ब्रांड किया गया। ऐतिहासिक रूप से काला नमक चावल महात्मा बुद्ध के काल में सिद्धार्थ नगर यानी यूपी जिले के बजाहा गांव में उगाया जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धार्थ नगर यूपी का एक जनपद है, वहां एक गांव है बजहा गांव, वहां पर उगाया जाता है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का जो के नाम से ही जिले का नाम रखा गया। इसे बुद्ध चावल भी कहते हैं या भगवान बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। घुमंतु पशुपालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है? तटीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कोस्टल रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र, ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट रीजन, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र यानी रॉकी माउंटेन रीजन? बताइए आंसर। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा शुष्क एवं अर्ध शुष्क रीजन यानी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। कैसे जरा देखते हैं। सहारा, मध्य एशिया, भारत के कुछ हिस्सों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खानाबदोश चरवाहों का अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार की खेती में चरवाहे अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं घुमंतु पशुपालन। ठीक है, जहां एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पशुओं के चारा और पानी की व्यवस्था के लिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। उस प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए जहां वाणिज्य अनाज की खेती की जाती है। वाणिज्य अनाज की खेती कहां की जाती है? मोन्टेन ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड, समशीतोष्ण ग्रासलैंड और या डिजर्ट ग्रासलैंड? बताइए। तो इसका आंसर है समशीतोष्ण ग्रासलैंड। कैसे? वाणिज्य अनाज की खेती में व्यवसायिक उद्देश्य के लिए फसलें उगाई जाती हैं। प्रमुख क्षेत्रों में वाणिज्य अनाज की खेती की जाती है जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के समशीतोष्ण घास के मैदानों में। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में फैले बड़े खेतों के साथ विरल आबादी वाले हैं। गंभीर सर्दियों में बढ़ते मौसम को बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल यहाँ उगाई जाती है। तो ज्यादातर ये एरिया पाया जाता है आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के क्षेत्रों में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।
21 है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसाले सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? केरला में। मसाले सबसे ज्यादा केरला में होते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। केरल कई विदेशी मसालों का एक आकर्षण केंद्र बना है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों व्यापारियों और आकर्षित करते हुए भारत के मसाला उद्यान के रूप में प्रसिद्धि के लिए बढ़ गया है। वास्तव में केरल और शेष दुनिया के बीच तेजी से बढ़ता हुआ मसाला विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख ड्राइवरों में से एक बन गया, जहां 300 ईसा पूर्व से पहले प्रारंभ हुआ था। मतलब ये लगभग माना था, हुआ था, यानी आज से नहीं ये व्यापार शुरू हो रहा है, ये आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले ये विकास हुआ था। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। 22वां देखते हैं, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहते हैं? बताइए। तो सबसे ज्यादा चीनी कहां पाई जाती है? अगर महाराष्ट्र होता तो कंफ्यूजन होता। अब पंजाब है, आंध्र है, बिहार है, तो ये सारे गलत हैं। यूपी है। कैसे है जरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वोच्च उत्पादक है। वर्ष 2013-14 के अनुसार गन्ने के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 38% है। तो ये कुल उत्पादन का 13, तो ये पुराना आंकड़ा है। मैं आपको नया आंकड़ा बताता हूं। सरकार ने 2019-20 का आंकड़ा दिया है, उसके अनुसार कहा गया है कि अभी भी 39.63% गन्ना पाया जाता है यूपी में। और ये जो 39% है, ये भारत के कुल उत्पादन का है, यानी भारत के कुल उत्पादन में अकेले 39.63 है यूपी का और बाकी अन्य राज्यों का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ केंद्र भी दिए हैं, जैसे बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, बरेली जैसे शहर गन्ने के लिए या गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या आंसर लगेगा? क्योंकि इसमें भी दो आंसर बड़ा विवादित हैं, पंजाब और यूपी। ठीक, तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रति हेक्टेयर के आधार पर, यानी जो भूमि होती है उसे हेक्टेयर में नापते हैं, प्रति हेक्टेयर के आधार पर, अगर प्रति हेक्टेयर के आधार पर देखिए पंजाब राज्य में, तो सभी लोग यहाँ कृषि ज्यादा करते हैं, तो प्रति हेक्टेयर के आधार पर पंजाब में और वैसे ओवरऑल यूपी में। ठीक है, तो इसका आंसर अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश ही लगेगा, क्योंकि सीधा सीधा पूछा है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? गेहूं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, बिहार, गुजरात हैं। भारत के तथ्य आंकड़े गेहूं का विश्व व्यापार अन्य सभी फसलों के संयुक्त व्यापार से अधिक है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो त्रिवेणी नहर है उसमें किस नदी से पानी आता है? बताइए। सोन, कोसी, गंडक या मयूर राक्षी? तो इसका आंसर है गंडक। गंडक नदी का पानी आता है। कैसे आता है जरा देखते हैं। भारत में प्रमुख, एक मिनट तो हो गया था यार, 24-25 है ना। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। लेकिन इस नहर के कारण अब धान, गेहूं, जौ, गन्ने आदि की कृषि भी करने लगी है। यानी ये गंडक नदी से निकली है। कौन सी नहर? त्रिवेणी नहर। कहां से निकली है? गंडक नदी से। किस राज्य से? बिहार के। और बिहार में भी एक जिला पड़ता है जिसका नाम है चंपारण, जिसका यूज जो है नॉर्मली कृषि के लिए किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25वां, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? चावल का कटोरा किसे कहते हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बताइए आंसर। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है, या भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है तमिलनाडु। कैसे जरा देखते हैं। कावे नदी के डेल्टा। कावे नदी का मतलब है कावेरी नदी का डेल्टा। तो कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र में अपनी कृषि गतिविधियों के कारण तंजावुर जिले को तमिलनाडु क्या चावल का कटोरा कहते हैं। ये भारत का चावल का कटोरा नहीं है, ये तमिलनाडु का चावल का कटोरा इसको। हालांकि ये भारत का चावल का कटोरा भी कह देते हैं। तंजावुर के मंदिर, संस्कृति और वास्तुकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चावल की खेती की पारंपरिक तरीका यहाँ है तरुण अंकुर के रोपण के समय या बाद में, यानी जब ये इसके बीज निकलते हैं तो उस समय या उसके बाद में खेती करते समय पानी भरना। इस सरल विधि के लिए अच्छी सिंचाई योजना की आवश्यकता मानी गई है। तो तंजावुर जिला है जहां पर ये
ज्यादा पाया जाता है। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को ये 25 प्रश्न समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी आपसे बातचीत करेंगे करंट अफेयर के रूप में, ठीक है। तो करंट अफेयर की क्लास जो है वो आपकी जब टाइम पर होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से ये पॉइंट आप लोगों को याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सारे क्लासेस आपकी विधिवत तरीके से चलेंगे, समय समय पर रोजाना मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और जाने से पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और दूसरा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।